मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम हिस्ट्री, द मुगल एम्पायर। ओके, तो मुगल्स ने इंडिया पर बहुत लंबे समय तक अपना राज्य स्थापित कर रखा था, मतलब बहुत समय तक राज कर रखा था। ओके, इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इनकी हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए। ओके, द मुगल डायनेस्टी, हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि दैट हु वर द मुगल्स, कहाँ से बिलोंग करते थे या इसके फाउंडर कौन थे। मतलब सबसे पहले मुगल साम्राज्य के राजा इंडिया में अपना राज किसने स्थापित किया था। द मुगल डायनेस्टी वॉज अ पावरफुल डायनेस्टी दैट रूल्ड ओवर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फॉर अबाउट 3 centuries। अप्रोक्सीमेटली 300 साल तक मुगल डायनेस्टी ने इंडिया पर रूल किया। एक पावरफुल डायनेस्टी में से मानी जाती है, बिकॉज एक लंबा समय, 300 साल बहुत लंबा समय होता है कोई एक डायनेस्टी रूल करती आ रही है, और उन्होंने लगभग इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अपना रूल काबिज कर रखा था। ओके, बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया एंड वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ द जंगीज खान फ्रॉम हिज मदर साइड एंड ऑफ तैमूर फ्रॉम हिज फादर साइड। अब अगर हम इसके वंशज के बारे में जाने तो बाबर जो था वो उसकी मदर के जैसे लाइक रिश्ते जो होते हैं, उसकी मम्मी का जो मदर जो थी वो चंगेज खान के रिलेशंस की तरफ से थी। उसके फादर जो थे वो तैमूर के जो वंशज थे उनके रिलेशंस में से थे। ओके, तो बाबर का जो रिलेशन है दोनों चंगेज खान और तैमूर दोनों से था। तैमूर चंगेज खान दोनों मंगोलिया जो एक किंगडम था वहां से बिलोंग करते हैं। बोथ वर पावरफुल, ओके, चंगेज खान एज वेल एज तैमूर। अब हम बात करते हैं तैमूर के बारे में। तैमूर वॉज द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की। अगर तैमूर की बात करें तो तैमूर कहाँ के राजा थे उस समय? ईरान, इराक और टर्की। The Mughals were very proud to have Taimur as their ancestor because they had captured Delhi in 1398। और एक बार तैमूर ने इंडिया पर हमला किया था इन द ईयर 1398। ओके, पर उस समय ऐसा माना जाता है कि तैमूर जो आए थे वो एज ए रूल करने इंडिया पर नहीं आए थे। यहाँ से जितना भी खजाना था उसको लूट कर ले जाना चाहते थे। ओके, इन फैक्ट वी फाइंड दैट मेनी मुगल एम्परर गॉट देयर जीनियोलॉजी पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेड विद तैमूर एट द सेंटर। आपकी बुक में इमेज जो दिख रही है, ओके, पेज नंबर 37 पर पेंटिंग है जिसमें तैमूर मिडिल में बैठा हुआ, सेंटर में बैठा हुआ है। ओके, तैमूर जो है यहाँ पर सेंटर पे बैठा हुआ और यहाँ पे इसके डिसेंडेंट बैठे हैं, मतलब इनके वंशज जो डिफरेंट जो इनके वंशज के बच्चे हैं, इनके खानदान के बच्चे हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, एक ऐसे पेंटिंग, बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे मुगल डायनेस्टी से जो कि अपने आप ऐसे पेंटिंग्स बना के अपने आप को वहां पे रिप्रेजेंट करवाते थे। दैट तैमूर उनके मीन्स उनके वंशज में से एक है। ओके, उनके जो वंश में या उनके खानदान से बिलोंग करते हैं। हाउ डिड द मुगल एस्टैब्लिश देयर एम्पायर इन इंडिया? अब मुगल्स ने इंडिया में अपना एम्पायर स्टैब्लिश कैसे किया? मीन्स द फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी इन इंडिया वाज बाबर। बाबर ने इंडिया में कैसे अपना राज स्थापित किया? द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया वाज लेड इन द अर्ली 1500s व्हेन बाबर गेन कंट्रोल ओवर द पार्ट्स ऑफ सिंध। Babur succeeded his father Umar Sheikh in 1494 at the tender age of 12. He became the emperor of Fergana, which is located in the present-day Uzbekistan. However, he had to leave Fergana because of the attacks by another tribe, the Uzbeks. In 1504, he captured Kabul in Afghanistan. अब अगर हम बात करें बाबर की, तो बाबर ने इंडिया पर अपने राज की जो नींव रखी गई थी वो 1500s में ही रख दी थी, जब उन्होंने कुछ पार्ट ऑफ सिंध को कंट्रोल में अपने रूल के अंदर ले लिया था, वहां पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। सिंध जो कि आज है मॉडर्न डे में पाकिस्तान वाला पोर्शन है। ओके, बाबर किसके बेटे थे? उमर शेख के। ओके, 1494 में जब वो 12 साल के थे बाबर, तभी उन्होंने राजगद्दी संभाल ली गई थी। ओके, उस समय वो कहाँ के राजा थे? उज्बेकिस्तान के। ओके, बट लेकिन उज्बेकिस्तान में वहाँ के ट्राइब थी उज्बेक्स, जो कि लोकल ट्राइब थी, उन्होंने कंटिन्यूस हमला किया, जिसकी वजह से बाबर को उज्बेकिस्तान को छोड़कर यहाँ दूसरी जगह आना पड़ा, जहां पर उन्होंने 1504 में काबुल
को कैप्चर कर लिया था। अफगानिस्तान जो पोर्शन है वहाँ पर काबुल जो वहाँ की राजधानी है वहाँ पर उसने कैप्चर कर लिया था, वहाँ पर अपना रूल स्थापित कर लिया था। इन 1525 दिल्ली वॉज अंडर द रूल ऑफ इब्राहिम लोदी। उसी दौरान 1525 में जब हमने लास्ट चैप्टर द दिल्ली सल्तनत पढ़ा था, जिसमें जो लास्ट दिल्ली सल्तनत के जो रूलर थे वो थे लोदी डायनेस्टी में से। उस समय 1525 में इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली के राजा थे। ही वॉज ए वीक रूलर एंड हिज पीपल ऑफन रिबेल्ड अगेंस्ट हिम। वो एक कभी कमजोर शासक थे। इसके साथ साथ जो उसके मंत्री या उसके जो दोस्त थे जो कि उसके मंत्रिमंडल में जो उसके अंडर काम करते थे वो भी उसके अगेंस्ट विद्रोह करते थे। द अफगान नोबल्स एट इब्राहिम लोदी कोर्ट इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। उसी दौरान जो इब्राहिम लोदी होते हैं वो बाबर को इनविटेशन देते हैं कि आप आइए और इंडिया को इन्वेड कीजिए, मतलब इंडिया पर अटैक कीजिए। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 लीड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। सबसे पहला युद्ध जो पानीपत में हुआ था वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें कौन सा में 1526 में, और वहीं से मुगल एम्पायर की नींव रखी गई। बिकॉज वहीं से बाबर ने इंडिया में अपना जो रूल है उसको स्टार्ट किया या अपने राज्य को स्टार्ट किया। ओके, हाउ डिड मुगल एक्सपांडेड देयर एम्पायर इन इंडिया। अब बात आती है मुगल्स ने अपना एम्पायर कैसे एक्सटेंड किया, मतलब अपना जो जिस जगह पर उन्होंने अपनी जो बाउंड्रीज है, टेरिटरी बाउंड्रीज है, जहाँ से पहले उन्होंने काबुल कैप्चर करा, फिर दिल्ली से वो आगे पूरे इंडिया तक कैसे उन्होंने अपना राज को फैलाया, इसके बारे में जानते हैं। द मुगल रूल्स ओवर इंडिया फॉर लास्ट 3 centuries. For almost 3 centuries, among the many rulers, for the first 6 consecutive rulers, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब, ये सबसे prominent रूलर्स थे मुगल डायनेस्टी के। 6 कंजिक्यूटिव रूलर्स जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल माने जाते थे इन टर्म्स ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव और उनके राज करने की कौशल के ऊपर बात हो रही है। इसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब इनके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एम्परर्स थे मुगल डायनेस्टी के। द मुगल ग्रेजुअली एक्सटेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम प्रेजेंट डे बांग्लादेश in the east to Balochistan in the west and from Kashmir in the north to Kaveri Basin in the south. मुगल एम्पायर का अगर हम राज्य सीमा की बात करें तो उन्होंने बांग्लादेश जो आज पोर्शन है वहां से लेके बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान वाले पोर्शन तक पूरा कैप्चर कर रखा था। इसके ऊपर अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आए तो कश्मीर से लेके तो कावेरी रीजन यानी ऑलमोस्ट इन द पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड द तमिलनाडु वाला जो पोर्शन है वहां तक उन्होंने अपना राज को फैलाया था। ओके, इसमें सबसे पहले हम इनके डिसेंडेंट्स जो थे, जो मुगल डायनेस्टीज के थे, जो मेजर किंग्स थे, इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बाबर के बारे में हमने पढ़ी। उन्होंने एस्टेब्लिश किया मुगल एम्पायर को भारत में। इसके साथ साथ हम इनके कुछ इवेंट्स पढ़ेंगे और किस समय से किस समय तक इन्होंने रूल किया। ओके, बाबर ने 1526 से लेकर 1530 तक इंडिया में रूल किया, 4 साल तक। ओके, उन्होंने सबसे पहला बैटल पानीपत में लड़ा 1526 में, जहां पर उन्होंने सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। ओके, इसके बाद में 1527 में बैटल ऑफ खन्नाव, जहां पर उन्होंने मेवाड़ के राजा राणा संगा को हराया। ओके, फॉर द बैटल ऑफ चंदेरी इन 1528, इस दौरान 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी लड़ा, जहां पर उन्होंने राजपूत को डिफीट किया और अपने राज को, अपने टेरिटरीज को बढ़ाया। इसके बाद में इनके बेटे ने राजगद्दी संभाली, जो कि थे हुमायूं। ओके, रूल्ड फ्रॉम 1530 to 1540 एंड अगेन फ्रॉम 1555 to 1556। ओके, इनका रूलिंग पीरियड थोड़ा डिफरेंस है। ओके, 1530 से 1540 10 साल तक रूल किया। फिर उसके बाद में 15 साल तक ये दूर रहे, रीजन उसका मैं बताऊंगा। उसके बाद 1555 to 1556 वापस इन्होंने रूल किया। ओके, डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू हिज फादर बाबर्स विल। ओके, फॉर द बैटल ऑफ चौसर। ओके, चौसर जो खेल होता है, चौसर एक खेल होता है, एक टाइप का जुआ होता है। ओके, जिसमें वो शेरशाह सूरी के अगेंस्ट तो हार गए थे, जिसकी वजह से उनको एग्जाइल जाना पड़ा था, यानी कि वनवास जाना पड़ा था। जिसकी वजह से जो हमने अभी पढ़ा ना गैप, 15 साल का जो गैप आया हुमायूं की लाइफ में, वो उस समय राजा नहीं बने थे। रीजन यही कि शेरशाह सूरी से वो चौसर का खेल हार गए थे। जुआ का खेल होता है जिसमें वो अपना राजपाट सब हार गए थे, जिसकी वजह से उन्हें वनवास में एग्जाइल में जाना पड़ा। ओके, इसके बाद पर लेकिन इस 1539 में वो हुआ था। उसके बाद
1540 में फिर से उन्होंने एक्चुअल वो लड़ा था, बैटल लड़ा था, यानी युद्ध लड़ा था, जिसमें वो शेरशाह सूरी से कंप्लीटली हार गए थे। उसके बाद उनको वनवास जाना पड़ा था, या फिर वो उस समय वनवास जाने की वजह से वो ईरान भाग गए थे। ओके, फिर उन्होंने आफ्टर 15 ईयर्स 1555 में वापस से सफावी सैफिद शाह की मदद से उन्होंने ईरान पर कैप्चर कर लिया, और दिल्ली में उन्होंने वापस रिकैप्चर करा। शेरशाह सूरी के जो एम्पायर था उसको वापस रिकैप्चर करा दिल्ली को 1555 में। किसकी मदद से? सैफिद शाह की, जो कि ईरान के उस समय राजा थे, उनकी हेल्प लेके उन्होंने वापस दिल्ली को रिकैप्चर करा, जो मैं 15 साल बाद 1555 to 1556 तब तक इन्होंने रूल करा, बट लेकिन इनका मृत्यु हो गई ड्यू टू सम एक्सीडेंट। ओके, फिर हम पढ़ेंगे इनके बेटे अकबर के बारे में। ओके, अकबर्स लाइफ, इन्होंने 1556 से 1605 तक रूल किया इंडिया में। लॉन्च मिलिट्री कैंपेन्स अगेंस्ट सूरीज एंड अदर अफगान्स। इस दौरान इन्होंने जो सूरी जो खानदान था उनके अगेंस्ट उन्होंने अपनी जंग मिलिट्री कैंपेन चला, यानी युद्ध करा। इसके साथ साथ अफगानिस्तान के रूलर्स के साथ युद्ध करा। इसके साथ साथ गोंडवाना, उज्बेकिस्तान, इनके साथ भी युद्ध लड़ा। ओके, इसके साथ साथ इन्होंने एक और युद्ध लड़ा जो कि अपने स्टेप ब्रदर थे मिर्जा हकीम, ओके, उनके अपने भाई जो कि उनके स्टेप ब्रदर सौतेले भाई थे, उनसे भी युद्ध लड़ा और उनको भी हराया। ओके, फिर उसके बाद में इन्होंने धीरे धीरे अपने राज्य सीमा को बढ़ाई, जिसमें इन्होंने मालवा और चित्तौड़ के पार्ट्स को कैप्चर करा बाय सिसोदियाज के हेल्प से। ओके, जिसमें सिसोदियाज इनके एक्चुअली दोस्त बना लिए थे, इन्होंने अलायंसेस बना लिए थे, जिसकी वजह से सिसोदियाज की हेल्प से इन्होंने मालवा और चित्तौड़ रीजन को कैप्चर करा। उसके बाद में इन्होंने गुजरात में मिलिट्री कैंपेन्स लड़े, यानी युद्ध लड़े। ओके, 1572 और बंगाल में 1574 में। इसके साथ साथ इन्होंने अदर पार्ट्स में बिहार, उड़ीसा में भी कैंपेन्स लड़ाए। ओके, इसके साथ साथ इन्होंने जब मिर्जा हकीम को हरा दिया था तो मिर्जा हकीम यहाँ से इंडिया से जाकर काबुल में बस चुका था। ओके, यानी कि अफगानिस्तान में। वहां पर उसकी डेथ के बाद उन्होंने वाला पोर्शन भी अपने अंडर में ले लिया। इसके साथ साथ उन्होंने कश्मीर, बेरर, खानसा और अहमदनगर वाले पार्ट्स को भी कैप्चर करा। ओके, बट लेकिन जब उनके जीवन का आखिरी समय चल रहा था ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, तब उन्होंने काफी सारा अपोजिशन फेस किया अपने बेटे सलीम और जहांगीर की वजह से। ओके, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बाबर जो है वो राजा केवल 13 साल की उम्र में बन गया था। ओके, उस दौरान इनके आई थिंक अंकल थे बैरम खान, उन्होंने काफी इनको हेल्प की थी कि कैसे एक अच्छा शासक बनना चाहिए। ओके, उसके बाद मतलब मेजर कैंपेन्स ऑफ जहांगीर जो कि अकबर के सन थे। ओके, इनका नाम प्रिंस सलीम के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1605 to 1627 तक रूल किया। इस दौरान उन्होंने राजपूत की लॉयलिटी को जीता था बाय डिफीटिंग वन ऑफ द सिसोदियाज रूलर ऑफ मेवाड़्स। ओके, महाराणा अमर सिंह इनको हराकर। उसके साथ साथ इन्होंने काफी सारे मिलिट्री कैंपेन्स ऑर्गेनाइज किए अगेंस्ट द सिख, द अहुम्स एंड द अहमदनगर। अहुम्स द पोर्शन जो आसाम वाला पोर्शन है वहां के लिए, सिख जो बेसिकली पंजाब वाला रीजन है वहां पर। ओके, फेस द रिवेलियन बाय शाहजहां ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ हिज टाइम। सेम जो चीज इन्होंने अपने फादर के साथ की थी, इन्होंने फादर के अगेंस्ट विद्रोह किया था, अकबर के अगेंस्ट विद्रोह किया था। जब इनके लास्ट टाइम आए तब जो इनके बेटे थे शाहजहां, उन्होंने भी इनके अगेंस्ट विद्रोह किया और इन 1627 बीमारी की वजह से इनकी डेथ हो गई। ओके, इसके साथ साथ अब हम इनके बेटे शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे जो कि जहांगीर के बेटे थे। ओके, इनका नाम इनका एक और नाम था प्रिंस खुर्रम। ओके, इन्होंने रूल किया 1627 to 1658। इन्होंने अहमदनगर, बीजापुर फोर्ट्स इन एरियाज को कैप्चर किया। इसके साथ साथ उस समय खान जहां लोधी जो कि अफगानिस्तान के राजा थे उनको भी हराया, बिकॉज जो खान जहां लोधी जो थे वो एज ए समानता थे या फिर एज ए लोकल रूलर से अफगान्स के, जो कि मुगल्स ने अपॉइंट किया था अपना मिनिस्टर कि आप वो अफगान वाला पोर्शन आप रूल कीजिए, बट लेकिन अंडर हमारे। बट लेकिन उन्होंने जो खान जहां लोधी थे उन्होंने मुगल एम्पायर के अगेंस्ट विद्रोह किया और इसलिए उनको हराकर पूरा अफगानिस्तान पूरा पोर्शन है उसको कैप्चर किया। फिर इसके बाद में
इसके दौरान इन्होंने उज्बेकिस्तान वाला पोर्शन को कैप्चर करना चाहा, पर लेकिन वहाँ पर ये हार गए। ओके, फिर इसके बाद में इन्होंने विद इन इंडिया में ही बुंदेलास को हराया और ओरछा वाला पोर्शन उसको कॉन्कर करा। इसके साथ साथ इन्होंने डेक्कन प्रिंस में भी जो डेक्कन पोर्शन यानी कि सदर्न पोर्शन वाला पोर्शन है वहाँ पर ही बैटल लड़े, बट लेकिन लॉस्ट टू औरंगजेब इन कॉन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन बिटवीन 1657 एंड 1658 गॉट इम्प्रिजन फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। जिनके बेटे थे उन्होंने इनके अगेंस्ट बगावत करी, विद्रोह किया और उनसे ये कॉन्फ्लिक्ट्स में हार गए और इनको फिर जेल में डाल दिया गया शाहजहां को, और ये जेल में ही मर गए इन 1666। इसके बाद शाहजहां के बेटे जो औरंगजेब, ऑब्वियसली बात है, अपने फादर को डिफीट करके जेल में डाल के फिर वो राजा बने फ्रॉम 1658 टू 1707। इन्होंने इस दौरान अहुम्स को 1663 में हराया। ओके, इसके साथ साथ उन्होंने थोड़े बहुत कैंपेन करे, मिलिट्री कैंपेन करे बिटवीन यूसुफ जाइज एंड सिख्स, पर लेकिन थोड़े टेम्परेरी सक्सेसफुल थे, कुछ फेलियर्स भी थे इनके उस मोमेंट्स में, इन मिलिट्री कैंपेन्स में। इसके साथ साथ इनको काफी ज्यादा रिबेलियन विद्रोह का सामना करना पड़ा फ्रॉम द राठौर्स, राजपूत्स ऑफ मेवाड़, जाट्स एंड द सतनामीज। ओके, इसके दौरान इन्होंने बीजापुर और गालकोंडा पर भी कब्जा कर लिया था। Met with his initial success in the fight against the Maratha chief Shivaji, who was insulted by him, ran away from Agra and later came back to fight the Mughals. Faced rebellion by his son Prince Akbar, who finally fled to Safavid, Iran. ओके, इसी दौरान क्या हुआ कि इनको काफी भले ही इनको इनिशियली इनको सक्सेस मिली हो अगेंस्ट द मराठास, बट लेकिन मराठा जो चीफ थे उन्होंने वापस इन पर अटैक करा और मुगल के बहुत सारे राज्यों पर कब्जा भी किया, वापस से मराठा प्रोविंसेस थी उनको हासिल किया था। इसके साथ साथ सेम इनके साथ भी हुआ, इनके जो बेटे हुए वो प्रिंस अकबर, उन्होंने भी अपने पिता के अगेंस्ट गए, विद्रोह किया और फाइनली जो इनके बेटे थे वो वापस ईरान वापस लौट के चले गए इंडिया के रूल्स को छोड़ के। कोई अदर जो इनके भाई थे उन्होंने ही फिर वहां पे रूल किया, जिनके सक्सेसर थे मीन्स लाइक औरंगजेब के 2-3 बच्चे थे, उनमें से फिर अदर्स ने वहां पर रूल किया इंडिया में ड्यूरिंग द लेटर पीरियड ऑफ द मुगल पीरियड। बट लेकिन वो ऐसा पीरियड माना था कि औरंगजेब के बाद जो भी उनके हिरार्चिकल वंशज आए वो इतने पावरफुल नहीं थे कि वो इतने वास्ट किंगडम को हैंडल कर सके। बिकॉज पेज नंबर 40 पर आपको इमेजेस दिख जाएगी। इट इज द ऑलमोस्ट द एक्वायर्ड पार्ट ऑफ द मुगल डायनेस्टी। ओके, ये पूरा अकबर का एम्पायर है, इट इज वेरी वास्ट। इसके बाद में औरंगजेब ने ये वाला पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है विच इज द नॉर्थ ईस्ट पोर्शन, इसके साथ साथ डेक्कन वाला पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन एनाइज कर लेगा, जिसकी वजह से काफी बड़ा एम्पायर होने की वजह से जो इनके आने वाले जो वंशज थे औरंगजेब के बाद वो हैंडल नहीं कर पाए, वो इतने बड़े वास्ट एम्पायर को एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पाए। फिर इसके साथ साथ जब अदर जो इनकी मिनिस्टर्स, जब उनको ये लगा कि इनके जो वंशज जो आने वाले हैं या जो भी रूल कर रहे हैं वो इतने केपेबल नहीं है कि इतने बड़े साम्राज्य को हैंडल कर सके, तो जिनके डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ही उनके अगेंस्ट रिबेल कर लिया और अपने आप को खुद को इंडिपेंडेंट राजा घोषित कर लिया। और ये जो इतना बड़ा एम्पायर था वो टुकड़ों में, डिफरेंट स्टेट्स के टुकड़ों में बढ़ गया। ओके, अब इस दौरान अगर मुगल एम्पायर में इतना सक्सेस हुआ, उसका सबसे बड़ा रीजन था इनका अलायंसेस विद डिफरेंट रूलर्स। ओके, उस दौरान मुगल्स की एक स्ट्रेटेजी होती थी कि राजपूत जो होते थे वो काफी लॉयल होते थे और दोस्ती के लिए वो अपनी जान तक दे देते थे। तो इस बात का उन्होंने फायदा उठाया और उन्होंने उनके साथ फ्रेंडशिप कर ली। फ्रेंडशिप करी तो उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से ये इतने बड़े एम्पायर को हैंडल कर पाए मुगल एम्पायर्स। ओके, as the Mughal expanded their empire in the Indian subcontinent, they waged war against those who did not accept their authority. When they succeeded in the war campaign, many rulers voluntarily submitted to their authority. Such rulers were often rewarded for loyalty and high position in Mughal courts. अब इसके साथ साथ होता क्या था कि जो राजा इनके साथ देता था तो वो उनको अपनी हायर पोजीशंस पे रखते थे अपने कोर्ट में, जो इनकी जो मेन बड़ी राज सभा होती है उसमें ये हायर पोजीशंस पे रखते थे, काफी सम्मान दे देता। इसमें से राजपूत जो थे वो काफी बेनिफिशियर्स थे, इनके इनको काफी बेनिफिट पहुंचा है राजपूत की वजह से। ओके, इसके साथ साथ इन्होंने राजा अकबर जो थे उन्होंने उस दौरान जो राजपूत प्रिंसेस थी जोधा, उनसे शादी कर ली थी, जिसकी वजह से काफी सारा सपोर्ट राजपूत का अकबर को मिलता था और इनकी मुगल डायनेस्टी को मिला, जिसकी वजह से काफी सारे राजपूत रूलर जो थे उन्होंने मुगल्स की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया था।
However, there were instances of rebellions and resistance from Rajput also. One such example is that of Sisodia Rajputs under the leadership of Maharana Pratap who rebelled against the Mughal supremacy. और इसी दौरान आपने बहुत ही फेमस आपने बैटल के बारे में सुना होगा जो कि राजा अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था. ओके, वो महाराणा प्रताप वन ऑफ राजपूत से थे फ्रॉम द सिसोदिया डायनेस्टी और उन्होंने काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी अकबर के लिए और काफी हद तक परेशान भी किया था. ओके, अब व्हाट वर द मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन. 3 सेंचुरीज यानी 300 साल तक रूल करना तो क्या रीजन थे कि इतने सालों तक ये रूल कर पाए. ओके, अनलाइक मेनी अदर डायनेस्टी द मुगल डिड नॉट फॉलो द रूल ऑफ primogeniture, wherein the eldest son is the sole heir to the throne and claim the parental property. Instead, they followed a Mongolian Trimute custom of co-parency inheritance, wherein the parental property is divided among all the sons equally. Due to this lack of clear-cut role of succession, the Mughal Empire saw many rebellions by Mughal princes for the throne. Unlike जो other empires होते हैं, सो सक्सेशन का जो मेन जो रीजन था इनका ये था कि जो फ्रेंडशिप करते थे बेसिकली द राजपूत से जो इन्होंने फ्रेंडशिप करी थी ड्यू टू द मैरिज बिटवीन द अकबर एंड जोधा, जिसकी वजह से काफी सारे बेफ्रेंडेड बने. ओके, जिसकी वजह से इन्होंने काफी हद तक सक्सेस इनको मिलती रही. ओके, बट लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ आती थी, एक और डिसएडवांटेज ये हो जाता था कि ये लोग जो राजगद्दी बांटते थे या राज्य बांटते थे, जैसे लाइक अपने संतान जो होती थी इनकी जो भी इनके बच्चे होते थे उनमें बांटते थे, वो इक्वली बांट देते थे. ओके, अब इस वजह से प्रॉब्लम होती है. इसी वजह से जहांगीर, मैंने आपको एग्जांपल दिया, शाहजहां का एग्जांपल दिया, औरंगजेब का एग्जांपल दिया, इन्होंने विद्रोह क्यों किया और अपने पेरेंट्स के वजह अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट. रीजन ये था कि जो भी एम्पायर था उसको उन्होंने इक्वली बांट दिया था अपने जितने भी बेटे हुए थे. ओके, सिंस इससे पहले अनलाइक जितनी भी डायनेस्टीज हमने पढ़ी है, जो उनका जो भी राजा का सबसे बड़ा बेटा होता है वो ऑब्वियसली बात है उस राजगद्दी पे बैठ जाता है, वो उसको और वही पूरी एक्वायर करता है पूरे किंगडम को, जिसकी वजह से काफी कम रिबेलियन होता है. क्लियर कट माइंडसेट बना हुआ रहता है दूसरे बच्चों में भी कि सिंस ही इज द एल्डर ब्रदर इन द फैमिली, तो उसी को वो सारा हक मिलेगा राज करने का. बट लेकिन मुगल डायनेस्टी में बिल्कुल इसके उल्टा होता था. लाइक जब मंगोलियंस ट्रेडिशन है, लाइक मंगोलिया के राजा जो जितने भी राजा हैं वहाँ पे ये ट्रेडिशन है, जितने भी उनके बच्चे होते थे उनकी इक्वली प्रॉपर्टी बढ़ जाती थी. अब इक्वली प्रॉपर्टी बढ़ने की वजह से इनमें कहीं ना कहीं जो इनके बच्चों में कहीं ना कहीं अनक्लियर वो रहता था कि अब राजा कौन बनेगा. अब सिंस इस वजह से ये आपस में लड़ते थे, रिबेलियन करते थे. लाइक जैसे हमने जहांगीर का सुना, शाहजहां का सुना, शाहजहां ने जहांगीर के अगेंस्ट रिबेल करा, औरंगजेब ने शाहजहां के अगेंस्ट, जहांगीर ने अकबर के अगेंस्ट, जिसकी वजह से आपस में जो ये विद्रोह चलते हुए, जिसकी वजह से धीरे धीरे एट द लेटर एंड ऑफ द उनके जो लेटर एंड ऑफ द मुगल डायनेस्टी काफी कमजोर पड़ती गई मुगल डायनेस्टी और फाइनली वो ब्रेक हो गई. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इनका एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्शन पढ़ेंगे कि ये अपने राज को कैसे चलाते थे, कैसे पैसा कलेक्ट करते थे, टैक्स कैसे कलेक्ट करते थे, कौन कौन से सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे. ओके, इसके साथ साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉलिसीज बनाई थी, इसके साथ साथ और जो डिफरेंट उस समय उन्होंने बुक्स लिखी गई थी जिसमें लाइक क्या कानून व्यवस्था होनी चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे. और लास्टली हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर का सडन डिक्लिनेशन इन द 7th सेंचुरी. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.